आरबीआई का रिसेंटली कंक्लूडेड एमपीसी मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग में कोई भी रेट कट करने का डिसीजन नहीं लिया गया। आज के दिन में अगर आप मार्केट को देखते होंगे, रेट कट या रेट इंक्रीज के ऊपर फोकस कम होता है। बट आरबीआई का कमेंट्री जो जो उसका एक्सपेक्टेशन होता है इकोनॉमी के आगे को लेके, किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर सकता है, उसके कमेंट्री के ऊपर में मार्केट काफी रिएक्ट करता है। आज हम देखते हैं आरबीआई ने क्यों रेपो रेट को अनचेंज रखा और एसडीएफ रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट क्या होता है, ताकि आगे आने वाले जो अप्रैल महीने में मीटिंग होने वाला है या आगे की मीटिंग में अगर इस रेट में कभी भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आपको कौन से सेक्टर के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को रिशफलिंग करने में आपको जिससे हेल्प होगा। चलिए हम आज समझते हैं फर्स्ट, रेपो रेट क्या होता है जो अभी आरबीआई ने अनचेंज रखा है एट 5.25% पे। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट, जहां पे आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक उधार लेता है, लोन लेता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है, उसे बोलते हैं हम रेपो रेट। ये एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है, लेकिन जो आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, वो अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। वो जो लोन होता है वो कोलेटराइज्ड होता है। मींस आरबीआई ऐसे आपको कमर्शियल बैंक को लोन देता नहीं, उसके अगेंस्ट में कुछ डिपॉजिट रखना होता है, कुछ सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ रखना होता है। और वो सिक्योरिटी क्या होती है? वो होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और कमर्शियल बैंक और आरबीआई के साथ में एक एग्रीमेंट होता है, जो लेंड कर रहा है, जो सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है, वो उससे रीपर्चेज कर सके एट लेटर ऑन। इसे बोलते हैं रेपो रेट। तो ये एक रेट है जो आरबीआई जो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस पे जो रेट चार्ज करता है आरबीआई, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, जो इस टाइम के मीटिंग में आरबीआई ने अनचेंज रखा 5.25% पे। इसका क्या मतलब है? नो रेट कट हाइक। आरबीआई एक्चुअल में देखना चाहता है जो एमपीसी मीटिंग ने अब तक जो भी डिसीजन लिया है या जो अभी का डेटा इकोनॉमी से आने वाला है, उसका क्या इंपैक्ट होता है मार्केट के ऊपर में, और उसके ऊपर ही, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया जाए जो आगे चल के रेट कट किया जाए या नहीं। अब हम समझते हैं एसडीएफ रेट क्या होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये एक आरबीआई के पास में एक रेट के रूप में एक टूल्स है मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। और ये जो रेट होता है अप्रोक्सीमेटली अभी 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट से कम है। मींस अगर आपका रेपो रेट आज के दिन में 5.25% है, तो एसडीएफ रेट 5% हो गया। चलिए समझते हैं एसडीएफ रेट होता क्या है। एसडीएफ रेट, जैसे एक आपको एग्जांपल दिया मैंने रेपो रेट का, वैसे ही एसडीएफ रेट है। ये आरबीआई ये टूल्स को यूज करता है तब जब बैंक के पास में एक्स्ट्रा मनी हो और कोई भी कमर्शियल बैंक ये चाहता हो जो हम इस फंड को, जो उसके पास में एक्सेस फंड अवेलेबल है, वो मार्केट में लेंड ना करके और आरबीआई के पास में मैं जमा कर दूं और उसके ऊपर में मैं इंटरेस्ट रेट जो भी आरबीआई दे रहा है वो मैं अर्न कर। ये आखिर कमर्शियल बैंक क्यों करता है? जब उसके पास में एक्सेस फंड अवेलेबल है और वो चाहता है मार्केट में मैं लेंड ना करूं, क्योंकि उसको या तो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मिल रहा हो या मार्केट का सिनेरियो रिस्की हो, जहां पे लोन डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। उस टाइम में
कॉमर्शियल बैंक अपने पास में एक्सेस कैश जो अवेलेबल है, वो आरबीआई के पास में जाके डिपॉजिट करता है और उसके ऊपर में वो एक सेफ और सिक्योर्ड इंटरेस्ट रेट कमाता है। उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ रेट। ये आपने देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बैंक के पास में एक्सेस कैश था। ये एक्सेस कैश आखिर बैंक लेके क्या करता उस टाइम में? उस टाइम में ये फंड को उसने आरबीआई के पास जाके पार्क किया होगा, जमा किया होगा और उसके ऊपर में वो एक इंटरेस्ट रेट जो उस टाइम अवेलेबल होगा, वो उसने इंटरेस्ट रेट कमाया होगा। जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है मार्केट में, तो आरबीआई ये टूल को यूज करता है एसडीएफ रेट को इंक्रीज करके, और ये एक फ्लोर के रूप में काम करता है, क्योंकि अगर कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से इंटरेस्ट कमा रहा है, उससे कम पे वो किसी भी प्राइवेट पार्टी को, किसी भी प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को या मार्केट में वो लेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको आरबीआई से ही सेफ एंड सिक्योर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एक रेट आपको फ्लोर के रूप में काम करता है और ये मार्केट रेट डिटरमिन करता है। जब हम ऑप्शन की बात करेंगे, जब हम ऑप्शन वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो उसमें ये आपको रिस्क फ्री रेट आरएफआर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये डेटा, एसडीएफ रेट का डेटा से आप अपने ट्रेडिंग में भी, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हर एक दिन या वीकली आरबीआई के साइट पे एसडीएफ अमाउंट पब्लिश होता है। जैसे अगर आपको देखने को अगर मिलता है, एसडीएफ अगर मंडे को 1.2 लाख करोड़ है और वो बढ़ के ट्यूसडे को 1.6 लाख करोड़ हो गया और फिर से बढ़ के वेडनेसडे को वो 2.1 लाख करोड़ हो गया। इसका आप इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? बैंक्स आरबीआई में पैसा जमा कर रहा है, लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं है और कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस टाइम में जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं, उसके लिए ये डेटा काफी यूजफुल साबित होगा। उस टाइम बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, काफी स्टेबल होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी की कोई स्कार्सिटी नहीं है उस टाइम में। उस टाइम जो ऑप्शन ट्रेडर है, वो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी जो है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं, क्योंकि जब एक्सेस लिक्विडिटी है तो मार्केट में काफी ही लो वोलेटिलिटी होगा। ओवरनाइट रेट जो आरबीआई का है वो एक स्टेबल होगा और उस टाइम में आप इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अपना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट से। तो ये होता है एक एसडीएफ रेट। आगे चल के अगर ये डेटा आरबीआई के साइट पे अगर जाके आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, तो आपको ये काफी हेल्प होगा और ये काफी हेल्प करेगा आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अभी हम देखते हैं थर्ड रेट, जो एमएसएफ रेट क्या होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक इमरजेंसी फंड का पैनल चार्जेस है आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। जब भी कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ओवरनाइट फंड की रिक्वायरमेंट होती है और इमरजेंसी में वो चाहता है जो मुझे ओवरनाइट फंड की रिक्वायरमेंट है और मैं वो आरबीआई से ले लूं, तो ये एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर में, और ये इमरजेंसी के टाइम में कॉमर्शियल बैंक इसको यूज करता है। और जनरली देखेंगे अब ये रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट हायर होता है। मतलब अगर रेपो रेट आज के दिन में 5.25% है, तो आपको एमएसएफ रेट 5.50% आपको दिखेगा। ये हायर एमएसएफ रेट जब इंक्रीज होता है, इसका मतलब हुआ बोरोइंग कॉस्ट जो है बैंक का वो हायर हो रहा है और इस हायर रेट के से ऊपर ही वो किसी प्राइवेट पार्टी को लोन देगा।
चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, वो उसको हायर रेट पे ही वो लोन देगा। इससे एक मार्केट में आरबीआई इससे मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, टाइट कर सकता है, क्योंकि जब रेट हायर होगा तो उस रेट पे बहुत कम ही कॉमर्शियल बैंक उस रेट पे आरबीआई से फंड लेगा। और क्योंकि वो एक रेट का जो है एक सीलिंग के तरह भी ये काम करता है। तो आपने समझ लिया होगा तीनों रेट का क्या इंपैक्ट होता है। रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट क्या होता है और एचडीएफ रेट क्या होता है। तो आगे चल के जब भी इस तीनों रेट के ऊपर में अगर कोई भी उतार चढ़ाव दिखे तो आप उससे अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से रीशफलिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये रेट कट नहीं हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर और पब्लिक सेक्टर बैंक और अदर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट बैंक से। प्राइवेट जब रेट हाइक या रेट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है प्राइवेट बैंक के लिए, ऑल प्राइवेट बैंक्स के लिए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक बैंक हो या कोई भी प्राइवेट बैंक हो, ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। क्योंकि इससे बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उसका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि उस कोई भी लेंडिंग रेट्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो इससे जो बेनिफिशियरीज होगा वो ऑल प्राइवेट बैंक्स है। जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है तो ये भी एक उसके लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि पीएसयू बैंक का केवल रेट कट का और रेट इंक्रीज के ऊपर ही वो स्टॉक्स के ऊपर में उसका इंपैक्ट नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एसेट क्वालिटी है, जो क्रेडिट साइकिल है, उसके ऊपर में भी स्टॉक का मूवमेंट डिपेंड करता है। होम लोन बोरोवर्स के लिए कोई भी गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि ईएमआई जो वो पहले दे रहा होगा वही उसको अभी भी देना होगा, क्योंकि कोई भी रेट कट का डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन आरबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है, जो अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल रहा तो आरबीआई ने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है, जो वी आर नॉट कटिंग द रेट्स बट डोर्स आर ओपन, दरवाजा खुला हुआ है रेट कट करने का। तो हम देख सकते हैं जो सेकेंड या थर्ड क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का, चांसेस है उसमें आपको अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा तो रेट कट करने का डिसीजन आरबीआई के द्वारा हम देख सकते हैं। अभी हम लेते हैं इंफ्रा स्टॉक्स के लिए ये क्या मैसेज दिया है आरबीआई ने। आपने अगर बजट देखा होगा तो गवर्नमेंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक काफी मात्रा में इंफ्रा के ऊपर हो रहा है, और जब रेट कट नहीं हुआ तो ये कॉम्बो इंपैक्ट होगा इंफ्रा स्टॉक्स के लिए, और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये सब जो स्टॉक्स हैं इसमें आप एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में जो नो रेट कट का डिसीजन हुआ है ये भी एक उसके लिए उस सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ईएमआई में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगी, कोई भी बोरोइंग कॉस्ट भी जो रियल एस्टेट का है वो एक स्टेबल रहेगा। और जो लास्ट है वो है बॉन्ड मार्केट के लिए। बॉन्ड मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या बॉन्ड में अगर आप सपोज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका यील्ड है वो लाइकली आपको स्टेबल दिखेगा। कोई भी जो शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड है वो आपको स्टेबल मिलेगा, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है उसमें एक लिमिटेड अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है जब तक कि रेट कट करने का कोई भी डिसीजन ना हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा इस 3 रेट के ऊपर में और इसका इम्पैक्ट कौन-कौन से सेक्टर के ऊपर में पॉजिटिव हो सकता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।